नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम पर। दोस्तों, बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर का प्रथम पेपर है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, जिसका लगभग आधा ज़्यादा टॉपिक खत्म हो चुका है। अब बस आपके कुछ ही टॉपिक बचे होंगे, जैसे कि प्रमुख वाद बचा हुआ है, प्राकृतिक वाद, इस प्रकार करके प्रमुख वाद कुछ वाद बचे हुए हैं। इसके बाद फ्रोबेल के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रमुख जो है उनके अनुसार शिक्षा बचा हुआ है। तो मैं जल्द ही इस पेपर को आपको समाप्त कर दूंगा। यदि आपने अभी तक मेरे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन डलवा दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। देखिए, कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बारे में। मैंने वहाँ पे आपको अच्छे से समझाया था और उसकी विशेषता को बताया था, लेकिन आपके लिए एक क्वेश्चन था जो छूट गया था। औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर क्या होता है? आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने उसकी जो विशेषताएँ बतलाई थी, उन विशेषताओं की यदि आप तुलना कर देंगे तो उसका अंतर निकल जाएगा। यह आपके लिए होमवर्क होगा। औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा में आपके लिए होमवर्क होगा, आप उसे अपने से करेंगे। जो इसके पहले का वीडियो उसके आधार पे, यदि आपने उसे नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। चलिए देखिए, वैदिक शिक्षा। देखिए, वैदिक शिक्षा के बारे में वैसे हम बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको लगभग पहले वीडियो मैंने कुछ बता दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ फैक्ट छूट गए थे, इसलिए देखिए आपका वैदिक शिक्षा बता है, फिर बौद्ध धर्म में शिक्षा बचा हुआ है, इसके बाद मुस्लिम काल में शिक्षा बचा हुआ है। इसको पढ़ाने के बाद मैं आपका कोई ना कोई दूसरा पेपर उठाने वाला हूँ। देखिए, वैदिक शिक्षा क्या होता है। देखिए, वैदिक शिक्षा यह भारत की सबसे प्राचीन शिक्षा है, जिसका प्रचलन अतीत काल से है। जिस समय विश्व में शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वैदिक काल में गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ शिष्य अपने गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। देखिए, वैदिक काल का संबंध प्राचीन काल से है। वैदिक काल का संबंध प्राचीन काल से है। वेदों पे आधारित शिक्षा को हम क्या कहते हैं? वैदिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको लिखने के लिए बताया था। आपको याद होगा तो याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार उसे फिर से आप रिविजन कर लीजिए। देखिए, वैदिक जो शिक्षा का प्रचलन है, सबसे पहले कहाँ था? अपने भारत में था। प्राचीन काल में जो शिक्षा का विकास अपने भारत में हुआ था, उस समय विश्व में शिक्षा का कोई नाम और निशान नहीं था। लोग विदेशों से आया करते थे भारत शिक्षा ग्रहण करने, किंतु कालांतर में जो अपने शिक्षा का बहुत ह्रास हुआ है, जिसका मुख्य कारण क्या था? प्रमुख विदेशी आक्रमणकारी या प्रमुख विदेशी व्यापारी वो यहाँ पे व्यापार करने के लालच में आए। उन्होंने अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार किया, यहाँ पे बहुत युद्ध भी लड़े और अपने धर्म का क्या किया? प्रचार प्रसार किया। किंतु धीरे धीरे फिर जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो वो तो यहाँ पे आए, अपनी शिक्षा अपनी संस्कृति का प्रचार तो किए, किंतु भारत की जो शिक्षा है उस अनुपात में क्या हुआ? वो सुदृढ़ नहीं हो पाया। उनके द्वारा तो प्रयास तो किया गया, लेकिन उस समय जो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था थी उस अनुपात में उन्होंने क्या किया? सुदृढ़ नहीं किया। जिससे यह भारत की सबसे प्राचीन शिक्षा है, जिसका प्रचलन अतीत काल से है। यह कब से है? इसका प्रचलन अतीत काल से है, जिस समय विश्व में कोई शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पूरे विश्व से लोग शिक्षा ग्रहण करने कहाँ आते थे? भारत आया करते थे। वैदिक काल में गुरुकुल हुआ करते थे। देखिए, गुरुकुल किसे कहते हैं इसे मैं आपको बता चुका हूँ, यदि नहीं जानते तो मैं अभी आपको बता दूंगा। वैदिक काल में गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ शिष्य अपने गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। देखिए, गुरुकुल किसे कहते हैं? गुरुकुल उस विद्यालय को कहते हैं जहाँ क्या कहता है? छात्र अपने घर को छोड़कर गुरु के पास रहकर गुरु के द्वारा या गुरु के कुल के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है, उसे गुरुकुल कहते हैं। ठीक है। देखिए, यह शिक्षा न केवल सामाजिक थी, बल्कि अस्त्र शस्त्र, संगीत, राजनीति, ज्योतिष, खगोल आदि पर क्या थी? आधारित थी। इसमें जो प्रमुख चीज़ इस प्रकार की यहाँ पे शिक्षाएं दी जाती है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा वैदिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? देखिए, वैदिक शिक्षा का अर्थ क्या है? वेदों पे आधारित शिक्षा। वैदिक शिक्षा का शाब्दिक मतलब, देखिए, वैदिक काल में शिक्षा को हम क्या कहते थे? आप कहेंगे वैदिक काल में शिक्षा क्या कहते? विद्या कहते थे। देखिए, आप इसमें यदि और लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए, वैदिक काल में शिक्षा का मतलब, वैदिक काल में शिक्षा का क्या था? वैदिक काल का जो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या था? विद्या था। विद्या का था, विद्या धातु में आप प्रत्यय लगाने से बना है। देखिए, वेदों पर आधारित शिक्षा को वैदिक शिक्षा कहते हैं। वैदिक काल में शिक्षक को गुरु या आचार्य कहा जाता था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मोक्ष प्राप्त करना। सा विद्या या विमुक्ति। यह व्यवस्था कैसी थी? यह व्यवस्था शिक्षक केंद्रीय व्यवस्था थी, जहाँ पे शिक्षक का क्या, जहाँ पे शिक्षक की प्रधानता होती है, जहाँ पे शिक्षक मुख्य होता है, छात्र गौण होते हैं। देखिए, शिक्षण विधि क्या थी? श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण में सुनना, मनन में दोहराना, निधिध्यासन में गुरु के द्वारा कही गई बातों को अपने जीवन में उतारना। और देखिए, यहाँ पे क्या होता था? जो विधि होती थी, आगमन, निगमन, तर्क वितर्क विधि, इसके बाद वाद विवाद, इस प्रकार से क्या था? वहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी
उन्हें उनका जो क्या होता था, एक तरीके से रोज उनका परीक्षा होता था, उनसे रोज प्रश्नोत्तरी भी हुआ करता था वहाँ पे। देखिए वैदिक काल की भाषा क्या थी, आप कहेंगे वैदिक काल की भाषा संस्कृत थी। देखिए प्रमुख संस्कार हमने आपको बताया था, उपनयन था, चूड़ाकर्म, समावर्तन, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताया था। देखिए उपनयन संस्कार हुआ होता है जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है, उसके माता पिता द्वारा कहाँ लेके जाते हैं, उसे गुरुकुल लेके जाते हैं। चूड़ाकर्म संस्कार, देखिए चूड़ाकर्म संस्कार वह होता है जब मतलब बालक को गुरुकुल में प्रवेश के समय गुरु के द्वारा किया जाता है। समावर्तन संस्कार विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर जो संस्कार होता है उसे हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। देखिए उपनयन के लिए आपको मैंने ट्रिक बताया था, उपनयन में क्या होता है, मतलब गुरु के पास ले जाना, माता पिता के द्वारा जब गुरु के पास ले जाया जाता है, मतलब माता पिता अपने बच्चे को अपने नयन से दूर करते हैं, तो कौन संस्कार होगा, उपनयन संस्कार होगा। और चूड़ाकर्म संस्कार कौन होगा, गुरुकुल में प्रवेश के समय छात्र का जो संस्कार किया जाता है, गुरुकुल में प्रवेश के समय छात्र का जो संस्कार किया जाता है उसे चूड़ाकर्म संस्कार कहते हैं। इसका मैंने ट्रिक बताया था, गुरु लोग क्या रखते हैं, चुंडी रखते हैं, तो गुरु लोग कौन संस्कार करेंगे, चूड़ाकर्म संस्कार करेंगे। इससे आसान या इससे सरल आपको कोई ट्रिक मिलने वाली नहीं है। यदि आप चाहें तो दूसरी ट्रिक लगा के देख सकते हैं, फिर भी आप उसे भूल जाएंगे। मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ आप उसे फॉलो करिए। आगे चलिए, देखिए पूछा जाता है वैदिक शिक्षा की विशेषताएं बताइए, या वैदिक शिक्षा का गुण बताइए, या वैदिक शिक्षा का महत्व बताइए। आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आप कैसे लिखेंगे, वैदिक शिक्षा की विशेषता, कहेंगे वैदिक शिक्षा कैसी थी, यह निःशुल्क शिक्षा थी। वैदिक शिक्षा कैसी थी, आध्यात्मिक शिक्षा थी, यह धार्मिक शिक्षा थी। यह कैसी व्यवस्था थी, यह शिक्षक केंद्रीय व्यवस्था थी। संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जाती, वैदिक काल में जो संस्कृत भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में जो शिष्य थे क्या थे, भिक्षाटन के लिए जाया करते थे, जो अपने और अपने गुरु के लिए पोषण की व्यवस्था स्वयं करते थे। देखिए जो भिक्षाटन के लिए जो छात्र जाते थे, लोग उस समय क्या करते थे, बड़े शौक से लोग भिक्षा देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मेरा भी बेटा कहीं न कहीं भिक्षाटन करने गया होगा। जो लोग जाते थे उन्हें बड़े शौक से लोग भिक्षा देते थे। उस समय कैसी व्यवस्था थी, भिक्षाटन की व्यवस्था थी। जो शिष्य जाता था गुरु मतलब कुछ न कुछ मांग के लाता था, जिससे छात्र और गुरु दोनों का क्या होता था, पोषण का कार्य चलता था। देखिए ब्रह्मचर्य का पालन करना छात्रों के लिए क्या था, बहुत ही कड़क व्यवस्था थी, जो ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। गुरु शिष्य के संबंध कैसे थे, उस काल में गुरु शिष्य के संबंध बहुत ही मधुर थे। गुरु शिष्य को क्या मानता था, अपना पुत्र मानता था, और शिष्य गुरु को अपना पिता मानता था। इस कारण जो गुरु शिष्य संबंध क्या थे, बहुत ही मधुर थे। वह शिष्य क्या करता था, गुरु के सभी आज्ञा का पालन करता था। अपने सुबह के जो अपने कार्यों से निवृत्त होकर शिष्य क्या करता था, गुरु के स्नान के लिए जल भरता था, गुरु का आसन लगाता था, गुरु का आसन हटाता था, गुरु के द्वारा कही गई बातों को मानता था, गुरु जो पढ़ाता था उसे ध्यान से सुनता था, उसे दोहराता था, उसे अपने जीवन में उतारता था। इसके बाद जो शिष्य क्या करते थे, शाम को लकड़ी काटने जाया करते थे, भिक्षाटन के लिए जाते थे। इस प्रकार जो उनकी पूरी दिनचर्या चलती थी। देखिए स्व अनुशासन प्रथा, देखिए जो वैदिक काल में क्या थी, स्व अनुशासन प्रथा थी। स्व अनुशासन प्रथा किस लिए थी, क्योंकि गुरु जो है शिष्यों को अपना पुत्र मानता था। इस प्रकार जो है उनके अंदर स्वयं ही एक अनुशासन था, उन्हें कोई अनुशासन सिखाना नहीं था, स्वयं उनके अंदर अनुशासन हो जाता था। देखिए राज्य के नियंत्रण से मुक्त था। देखिए जो वैदिक शिक्षा थी किसी राज्य के नियंत्रण में नहीं थी। वैदिक शिक्षा का जो गुरु होता था उसका मालिक वह स्वयं होता था, वह किसी राजा के अधीन नहीं कार्य करता था, या किसी राजा के कहने से जो वह नहीं पढ़ाता था। देखिए साधारण दंड की प्रथा, देखिए वैदिक काल में क्या था, जो दंड था साधारण था, केवल बच्चों को मतलब कोई गलती करते उसे समझाएंगे, उसे अच्छे से बताएंगे, जिसके बारे में वह दोबारा ऐसा कार्य न करे। क्या था, दंड बहुत ही साधारण था। आप बहुत विशेष दंड नहीं दिया जाता, नहीं उसे निकाल दिया जाए, नहीं उसे मार दिया जाए, उसे हटा दिया जाए, बस उसे मतलब अच्छे से समझा दिया जाता था, या उसे सुधारने के लिए कहा जाता था, दोबारा ऐसे मतलब इस प्रकार से गलती नहीं होना चाहिए। देखिए इसकी विशेषता मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए इसकी विशेषता के साथ इसका देखिए कुछ दोष भी है भाई। कहीं न कहीं जो किसी न किसी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पूर्ण हो, किसी न किसी के अंदर क्या होता है, अच्छाई होती है, उसके अंदर एक बुराई भी होती है। देखिए इसके दोष क्या है, या वैदिक शिक्षा की सीमाएं, क्वेश्चन यदि इस तरीके से बन जाए तो आप देखिए लिखेंगे कैसे। देखिए वैदिक शिक्षा की सीमाएं निम्नलिखित है। देखिए डालने के बाद लिखेंगे मातृ शिक्षा का अभाव, मतलब मातृभाषा में क्या, मातृभाषा का अभाव, या कहेंगे मातृभाषा में शिक्षा का अभाव। धार्मिक शिक्षा, शुद्ध शिक्षा की उपेक्षा, शिक्षक केंद्रीय व्यवस्था थी। देखिए इसे समझते हैं। देखिए मातृभाषा का अभाव, आप फर्स्ट ईयर में यदि पढ़े हुए तो जानते हो कि मातृभाषा क्या होती है।
नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। मातृभाषा, मातृभाषा वह भाषा होती है जो मतलब बालक बोलता है, जो बालक जा सबसे पहले पहले बोलता है। देखिए अलग से अलग अलग जगहों की मातृभाषा अलग अलग होती है। जो मातृभाषा का देखते हैं मदर टंग होती है, वह भाषा जो सबसे पहले बालक सीखता है, सबसे पहले बालक बोलता है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं होती है। तो देखिए यह जो शिक्षा थी क्या थी, यह संस्कृत भाषा में थी, न कि मातृभाषा में थी। आप जाएंगे किसी राज्य में तो अलग अलग तेलुगु है, उड़िया है, असम है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो वो क्या हो गई एक तरीके से उस राज्य की, वहाँ पे क्या हो गई एक तरह से वह मातृभाषा हो गई। लेकिन यहाँ पे संस्कृत की ओर जो संस्कृत भाषा में शिक्षा दी जा रही है, जिसको शिक्षा ग्रहण करना होगा उसे संस्कृत भाषा में ही ग्रहण करना होता था। उसके लिए उसके मदर टंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, उसके मातृभाषा कोई व्यवस्था नहीं थी। देखिए धार्मिक शिक्षा, यह शिक्षा कैसी थी, यह शिक्षा धार्मिक थी, यह धर्म पे आधारित थी। यह क्या है, इसकी एक प्रमुख दोष है। देखिए शुद्ध शिक्षा की उपेक्षा, देखिए उस काल में जो शिक्षा दी जाती थी, शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनकी उपेक्षा कर दी जाती थी। यह इसका क्या है, एक प्रमुख दोष है। देखिए शिक्षक केंद्रीय व्यवस्था, देखिए शिक्षा की व्यवस्था कैसी थी, शिक्षक केंद्रीय थी। जो शिक्षक था क्या था, वह जो है पूरे गुरुकुल का एक तरीके से मुख्य होता था। वह जो कहता था छात्र वही करते थे, वह जो बताता था छात्र वही सुनते थे। ठीक है, देखिए यदि क्वेश्चन बनता था इसे इस तरीके से लिखें। देखिए प्रमुख केंद्र क्या था, देखिए यदि पूछ जाए वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, आप कहेंगे वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, नालंदा व तक्षशिला था, जो आचार्य चाणक्य की देखरेख में चलता था। प्रमुख केंद्र पूछे थे नालंदा व तक्षशिला, जो आचार्य चाणक्य की देखरेख में चलता था। मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। देखिए यदि आपसे क्वेश्चन यह 2 नंबर में पूछता है, आप इसे इस तरीके से यदि समझ लेते हैं तो लिखने में आपको आसानी होगी। देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बी कॉपी की ट्रिक बता देता हूँ। आप देखते होंगे कि आपके बगल में कोई छात्र बैठा हुआ है और आप भी बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, पता चलता है आपका ये कॉपी ही नहीं भरा है, तब तक आपका जो है पड़ोसी छात्र जो बी कॉपी मांगने लगता है। आप भी यह सोच के हैरान होते होंगे आखिर वह क्या कर रहा है कि उसका बी कॉपी उसकी आवश्यकता हो गई, मेरा तो ये कॉपी ही नहीं भरा। देखिए उसके लिखने का जो तरीका होता है मैं आपको बताता हूँ, आप भी उस तरीके को सीखिए और आप भी बी कॉपी का उपयोग कर पाएंगे यदि आप सोचते हैं कैसे होता है। देखिए यदि पूछ दे वैदिक काल में शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं को बताइए। देखिए वैदिक काल में शिक्षा के बारे में आप लिखेंगे, जो यहाँ से मैंने यहाँ तक आपको बताया है उसके बारे में यदि आप जो जानते हैं उसे आप लिखेंगे। इतना आपको लिखने में लगभग 4 से 6 लाइन आपका भर जाएगा। उसके बाद आप आगे आएंगे, लिखेंगे वैदिक काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, वैदिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इतना लिखने के बाद आप जो इसे लिखेंगे, वैदिक काल की शिक्षा कैसी थी, निःशुल्क शिक्षा थी। वैदिक काल में जो शिक्षा दी जाती थी वह निःशुल्क शिक्षा। देखिए वैदिक काल में जो शिक्षा दी निःशुल्क शिक्षा, इस प्रकार से जब आप इसे लिखेंगे ना, यह आपका एक लाइन भी पूरा नहीं भरेगा। इसके बाद आपको एक लाइन गैप कर देना है, उसके बाद फिर दूसरे लाइन में आ जाना है आपको, इसे लिखना है। एक ऐसी शिक्षा थी, यह आध्यात्मिक शिक्षा थी। वैदिक काल में आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। फिर आपको एक लाइन गैप करके उसके आगे इस तरीके से आप इसके लिखेंगे ना, तो मैं बताता हूँ, गारंटी लेता हूँ कम से कम आप इसे 1 पेज नहीं 1.5 पेज में लिखेंगे। क्योंकि देखिए जो कॉपी होती है आपकी कॉपी काफ़ी चौड़ी होती है, किंतु उसकी जो लंबाई होती है वो कम होती है। जो आपकी कॉपी होती है लगभग जो मैं देखता हूँ तो इस प्रकार से आपकी कॉपी होती है, जिसकी क्या थी चौड़ाई तो खूब होती है किंतु लंबाई कम होती है। जिस प्रकार आप लिखेंगे यहाँ पे ऊपर तो हेडिंग वगैरह क्वेश्चन नंबर वगैरह डाल के जब लिखेंगे ना, लगभग आपका आधा पेज से अधिक भर जाता है। आपका लगभग आधा पेज से अधिक क्या करते हैं आप मुझे भर लेते हैं। लेकिन जब आप इस तरीके से इसको हेडिंग डाल के लिखेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आप लगभग 1.5 पेज में लिख देंगे इसको। आपको इसे लिखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप इसे जल्दी लिखेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लेने वाला, क्योंकि ये क्या है सीधे एक वर्ड है या 2-4 वर्ड है से आप लिख के पूरा 1 पेज भर देंगे। इस प्रकार से यदि आप करके भरते हैं, यदि आपके एग्जाम में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन इस प्रकार से मिल जाते हैं, आप आराम से बी कॉपी ले लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एग्जामिनर यदि देखेगा कॉपी को तो कहेगा हाँ लड़का अच्छे से लिखा है, पूरा कॉपी भर के लिखा है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन यदि आप इस प्रकार से लिखते हैं, आपको 2 नंबर पूरा मिलने वाला है, वहाँ पे आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया है 50 वर्ड में किया, पता चला आप 50 वर्ड के 7 वर्ड लिखिए, एग्जामिनर गया बस ये 50 वर्ड का 50 वर्ड में लिखा है, आपका 50 वर्ड में उत्तर भी जो है क्या होगा पूर्ण रूप से पूरा नहीं लिख पाते हैं आप। देखिए जब आप प्रश्नों का उत्तर जब पूरा लिखेंगे जो पूछा है, तभी आपको पूरा वह नंबर देगा। यदि आप प्रश्नों का उत्तर कुछ आधा या अधूरा करके लिखेंगे तो आपको क्या देगा, आधा अधूरा ही नंबर देगा ना।
यदि आप पूरा लिख देंगे तब तो आपको पूरा पूरा नंबर देगा। पूरा लिखेंगे तो क्या होगा, आप धीरे धीरे आपकी लाइनें भरेंगी, लगभग एक एक पेज या 1.5 पेज में आपका उत्तर चला जाएगा। इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से लगभग 7 से 8 पेज आप भर देते हैं। जैसे आपका 7 से 8 पेज जैसे कवर होता है, आपको बी कॉपी की आवश्यकता होने लगती है। यदि इस प्रकार से आप लिखते हैं, आपको एग्जाम में अच्छे ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, और भी देखिए एग्जाम में कैसे आप लिखेंगे कि आपका जो समय बचे, मैं इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आपके एग्जाम में कैसे लगभग आप कैसे अपना परसेंटेज को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप चाहते हैं कि नहीं मैं लिखूं तो मेरा लगभग 93 या 94% आ जाए। देखिए चूंकि मैं भी बीटीसी ही किया हूं और मेरा भी यही तरीका रहा है लिखने का जो मैं आपसे बता रहा हूं। मेरे क्लास में और भी लड़के पढ़ा करते थे, किंतु धीरे धीरे जो उनका कुछ कम आया करता था मुझसे नंबर, लेकिन जो मेरा नंबर था काफ़ी अच्छा आता था। पूरे क्लास में मेरा नंबर सबसे अच्छा आता था। ठीक है, चूँकि मैं इन्हीं तरीक़ों से मैं लिखता था या मैं इन्हीं तरीक़ों को लगाता था जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसे देखिए आप लोग शेयर करिए, अन्य दोस्तों तक पहुँचाइए। मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं मिलूँगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।